हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। मैं आलोक आपके समक्ष क्षितिज भाग 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के पाठ के साथ प्रस्तुत हूँ। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में युग प्रवर्तक के नाम से विख्यात एवं द्विवेदी युग के नायक माने जाने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। रेलवे में नौकरी करते हुए इनकी रुचि हिंदी साहित्य और कविता में बढ़ने लगी। 1903 में रेलवे से इस्तीफा देकर इन्होंने प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया। माता पिता की धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव इन पर पड़ा। इसका प्रभाव इनके साहित्य पर भी देखा जा सकता है। नए कवियों को साहित्य रचना हेतु प्रेरित करने वाले द्विवेदी जी का निधन 1938 में हो गया। रचनाएं: महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक, भाषा वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, समाजशास्त्री तथा समालोचक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं निबंध संग्रह, रसज्ञ रंजन, साहित्य संदर्भ, साहित्य सीकर, अद्भुत अलाप, काव्य संग्रह, काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुब्ज, अबला, विलाप, दर्शन, अध्यात्मिकी, अर्थशास्त्र, संपत्ति शास्त्र, अनुवाद, गंगा लहरी, ऋतुरंगिनी, कुमार संभव सार, नारी चेतना, महिला मोद। द्विवेदी जी की कविताएं द्विवेदी काव्य माला में संकलित हैं। साहित्यिक विशेषताएं: महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की हर विद्या को समृद्ध बनाने में अपना योगदान किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन साहित्य में प्रचलित रूढ़ियों का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने रूढ़िवादिता, घूसखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया। उन्होंने भाषा को संस्कारित करने के साथ साथ छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, देश प्रेम जैसे विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। समालोचना को हिंदी साहित्य में लाने का श्रेय भी द्विवेदी जी को ही है। भाषा शैली: द्विवेदी जी की भाषा पूरी तरह से शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। उनकी भाषा प्रवाह में ही है तथा वर्णनात्मक है। उपदेशात्मकता तथा व्याख्यात्मकता शैली युक्त है, जिसमें लंबे तथा छोटे दोनों ही प्रकार के वाक्यों का प्रयोग है। उनके लेखन में व्यंग की छटा देखते ही बनती है। पाठ परिचय। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों के कुतर्कों का खंडन करते हुए स्त्री शिक्षा के समर्थन में अकाट्य तर्क प्रस्तुत किया है। यह विचारात्मक लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से छपा। बाद में इसे महिला मोद पुस्तक में संकलित करते हुए इसका शीर्षक बदलकर उपयुक्त नया शीर्षक प्रदान किया गया। इसमें पुरानी तथा अमान्य हो चुकी परंपराओं में सुधार कर अपनाने की बात कही गई है। आज लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इस निबंध का अनेक दृष्टि से महत्व है। नारी जागृति के संदर्भ में द्विवेदी जी का निबंध आज भी पूर्णतया प्रासंगिक होने के साथ साथ भविष्य में भी उपयोगी रहेगा। पाठ का सार: लेखक की पीड़ा। लेखक को दुख है कि स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त धर्मशास्त्र और संस्कृत साहित्य से परिचित सुशिक्षित लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। ऐसे लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं जो कुशिक्षित को सुशिक्षित करते हैं, कुमार्गियों को सुमार्ग बनाते हैं, अधार्मिकों को धर्म तत्व का उपदेश देते हैं। ऐसे लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हुए तर्क देते हैं कि पुरानी संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से भी अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों को पढ़ाने का प्रचलन ना था। दूसरा, स्त्रियों को पढ़ाने पर अनर्थ होता था। शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी, उसकी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। उसने दुष्यंत से कटु वाक्य कहने में कोई संकोच नहीं किया। यह स्त्री शिक्षा का दुष्परिणाम ही था। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अनपढ़ों की भाषा थी। अतः नागरिकों की भाषा पढ़ना दूर, अनपढ़ गंवारों की भाषा पढ़ना भी स्त्रियों को बर्बाद करता है। स्त्रियों का प्राकृतिक
बोलना। स्त्रियों का प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। उस समय में बोलचाल की भाषा प्राकृत रही होगी। यदि ऐसा ना होता तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृत में क्यों लिखे जाते? भगवान शाक्य मुनि और उनके शिष्य प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश करते? बौद्धों का त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में सर्वसाधारण की भाषा प्राकृत थी। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में लिखे हैं, यदि वे अनपढ़ गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार में संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे अपने जमाने की प्रचलित भाषा में लिखे हैं और प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने के लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह हिंदी, बंगला, मराठी भाषाएं पढ़कर इस जमाने के लोग हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत कैसे हो सकता है? स्त्रियों के विश्वविद्यालय नहीं। स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले तर्क देते हैं कि स्त्री विश्वविद्यालयों के होने के कोई प्रमाण नहीं है। लेखक तर्क देते हैं कि पुराने समय में विमान थे किंतु उनके निर्माण का कोई विधान नहीं मिलता, तो उनके अस्तित्व को क्यों स्वीकार किया जाए? और पुराने ग्रंथों में प्रगल्भ पंडितों के नाम पढ़कर भी तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार क्यों बताते हैं? वेदों में वेद मंत्रों की रचना और उनका दर्शन विश्ववरा स्त्रियों से ही किया गया है। शीला और विद्या आदि स्त्रियां ही थीं जो बड़े बड़े कवियों से सम्मानित हुई हैं। जिस भारत में चित्र बनाने, नाचने, गाने और बाजे बजाने, फूल चुनने, हार गुथने की कला सीखने की आज्ञा थी, वहां पढ़ने लिखने की आज्ञा ना थी। कौन विज्ञान इस बात को स्वीकार करेगा और कौन इस बात को मानेगा? अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान दे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, तो ऐसे लोग यही कहेंगे कि वे ना पढ़ती और ना पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का कुफल है। कैसे माना जा सकता है कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट है और पुरुषों के लिए पीयूष की घूंट? ऐसे दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव कैसे बढ़ा सकते हैं? हमने परंपराओं को तोड़ा है तो यह भी तोड़ दें। लेखक तर्क देता है कि यदि पुराने जमाने में स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई होगी, पर अब तो है। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, परंपराओं को तोड़ा है, तो इस परंपरा को तोड़ने में क्या हानि है? जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां अनपढ़ थीं, तो उन्हें श्रीमद् भागवत में रुक्मणी हरण की कथा क्यों पढ़ लेनी चाहिए, जिसमें रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, जो प्राकृत में नहीं था। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ होने या गंवारपन का सूचक नहीं है। इस बात पर कम से कम उन व्यक्तियों को तो विश्वास कर लेना चाहिए जो पक्के सनातन धर्मावलंबी भागवत में विश्वास करते हैं। यदि कोई भागवत की बात को पुराण कार की कल्पना मानता है तो फिर नाटकों की बात को तो उससे भी अधिक गई बीती समझनी चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा यदि अनर्थक है तो पुरुषों की सार्थक कैसे? यदि स्त्रियों की शिक्षा अनर्थ करने वाली है तो पुरुषों की शिक्षा उससे भी भयावह है। हम फेंकना, नर हत्या करना, डाके चोरियां करना, घूस लेना आदि कैसे सार्थक हो सकता है? यदि ये सब शिक्षा का ही दुष्परिणाम है तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। शकुंतला ने दुष्यंत को जो कटु वाक्य कहे हैं उसमें स्वाभाविक ही है गंधर्व विवाह करके दुष्यंत के मुकर जाने पर उसे कटु वाक्य कहना स्वाभाविक ही है। शकुंतला के इन वाक्यों की वे ही निंदा करते हैं जो चाहते हैं कि पत्नी पर घोर अत्याचार करने पर भी वह मौन बनी रहे। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में शकुंतला द्वारा कहे कुवाक्य को लिखा है, उसी कवि ने साध्वी स्त्री कही जाने वाली सीता के परित्यक्त होने पर राम के प्रति सीता द्वारा कहे गए कुवाक्य को लिखा है। सीता ने कहा कि हे लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी शुद्धता साबित कर दी थी।
उस पर भी लोगों के मुख से झूठ बात सुनकर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? क्या तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है? यह उक्ति किसी गंवार स्त्री की नहीं है, अपितु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की पुत्री और मनु आदि महर्षियों के धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। अतः शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। पढ़ने लिखने में अनर्थ नहीं है। अनर्थ की संभावना तो पुरुषों, स्त्रियों, अनपढ़ों, पढ़े लिखों सभी से बनी रहती है। अनर्थ पापाचार, दुराचार के कारण तो और भी बहुत से हो सकते हैं। अतः जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थीं, या तो वे इतिहास से अनभिज्ञ हो उठते हैं और अनभिज्ञ रहते हैं, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे लोग दंडनीय ही हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार या अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा प्रणाली में संशोधन की आवश्यकता। जिस शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझा जाता है, उस शिक्षा प्रणाली में संशोधन कर लेना चाहिए। लड़कों की शिक्षा प्रणाली भी अच्छी नहीं है। बुरी प्रणाली होने के कारण कोई भी स्कूल और कॉलेज बंद करने की राय नहीं देता, ना उचित है। फिर स्त्रियों की शिक्षा बंद करने की राय देना भी उचित नहीं है। शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जा सकता है कि स्त्रियों को क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ देनी चाहिए। परंतु यह सोचना, कहना उचित नहीं है कि लड़कों के पढ़ने लिखने में कोई दोष नहीं है और लड़कियों का पढ़ना अनर्थकर। यह तो अभिमान का उत्पादक है, ग्रह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। यह था पाठ का सार। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।